Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 17. This video is about John Keats. This is very important. Here we will discuss 10 questions which will be very helpful for your exam. तो please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Question number 1. A thing of beauty is a joy forever is the opening line of which poem by the romantic poet John Keats. Here is opening line of a poem of John Keats. A thing of beauty is a joy forever. तो पूछा है कि जॉन किट्स की ये किस पोएम की ओपनिंग लाइन है, तो दैट इज एंडेमियन. याद रखेंगे, एंडेमियन इज द पोएम जहां से ये ओपनिंग लाइन लिया गया है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. एंडेमियन इन्होंने लिखा था 1818 में, और ये राइमिंग कपलेट में किट्स ने इस पोएम को लिखा था, एंडेमियन को. साथ में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया था. इस पोएम को इन्होंने डेडिकेट किया था लेट पोएट थॉमस चैटरटन को. तो याद रखेंगे, एंडेमियन को लेकर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर फ्रॉम एंडेमियन 1818 में राइट किया था. राइमिंग कॉपलेट और आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है, डेडिकेट किया है लेट पोएट थॉमस चैटरटन को किट्स ने इस पोएम को. ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो आप लोगों ने देखा. क्वेश्चन नंबर 2. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. Whom does Keats address as thee in these lines? ये कोटेशन है लाइन से पोएम के, और इसमें जॉन केट्स दी करके किसी को एड्रेस कर रहे हैं. तो किसको एड्रेस कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है. तो दिस इज नाइटिंगेल. तो याद रखेंगे, ओ टू नाइटिंगेल से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और इस एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे दी जो यूज किया है, किसके लिए यूज किया है, किट्स ने नाइटिंगेल के लिए यूज किया है. तो वन ऑफ द फेमस ओड है किट्स की, ओ टू नाइटिंगेल. इसमें स्पीकर जो है वो एड्रेस करता है नाइटिंगेल को, जो कि एक नॉक्टर्नल बर्ड है, और द बर्ड नाइटिंगेल इज वेल नोन फॉर सिंगिंग. The speaker compares his poetry to the bird song. तो इस पोएम में जो स्पीकर जॉन केट्स है वो अपनी पोएट्री को किससे कंपेयर करते हैं, बर्ड्स के सॉन्ग को. किस बर्ड्स के सॉन्ग को, नाइटिंगेल के सॉन्ग को. एंड द इंस्पायरेशन फॉर क्रिएटिविटी टू फाइट. और फिर साथ में वो इंस्पायरेशन भी गेन करते हैं नाइटिंगेल से पोएम लिखने के लिए, कि कैसे एक अच्छी पोएम्स लिख सकते हैं. तो दिस इज वेरी नाइस पोएम ऑफ जॉन केट्स. You should not forget this. और अभी अभी for I will fly to thee. तो याद रखेंगे, दी किसके लिए इन्होंने यूज किया है, नाइटिंगेल के लिए यूज किया है. जॉन किट्स से रिलेटेड डिटेल वीडियोस भी हैं इस चैनल पे, तो आप लोग वहां जाकर डिटेल में देख सकते हैं, जॉन किट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Keats was a Greek. This comment was given by P.B. Shelley. अच्छा सा कमेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि किट्स वाज अ ग्रीक. ये बात किसने कहा था किट्स को, तो पीबी शेली ने कहा था. याद है कि दोनों लोग रोमांटिक पोएट हैं, और दोनों लोग सेकंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं. जॉन किट्स इज ऑफन कॉल्ड अ हेलेनिस्ट. हेलेनिस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रीक. फॉर ही वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय हेलेनिज्म. तो जॉन किट्स को हमेशा हेलेनिस्ट कहा जाता है. क्यों हम हेलेनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेलेनिज्म से इंस्पायर्ड थे. इन्हें जो ग्रीक माइथोलॉजी है, कल्चर है, उससे बहुत ज्यादा इनको लगाव था. दैट इज वाई ये अपनी पोएट्री में इस जो ग्रीक माइथोलॉजी है, कल्चर है, उसका बहुत यूज करते थे. इसीलिए जो अदर क्रिटिक्स है, अदर पोएट्स है, ऑथर है, वो इनको हेलेनिस्ट बोलते हैं, मीन्स ग्रीक बोलते हैं. And he had adroitly employed it in his poetry. और बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी और कल्चर को यूज किया अपने पोएट्री में. एंडेमियन, हाइपेरियन, लामिया, ये सभी जो है ना ग्रीक लीजेंड्स पर बेस्ड है. तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं कि जॉन किट्स को किसने ग्रीक कहा है, तो पीबी शेली ने कहा है.
इनको ग्रीक कहने के पीछे की वजह क्या है, मीन्स हेलेनिस्ट कहने के पीछे की वजह है कि ये हेलेनिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। हेलेनिज्म मीन्स ग्रीक माइथोलॉजी और कल्चर से बहुत ज्यादा ये इंस्पायर्ड थे, और उसका उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी पोएट्री में यूज भी किया है। उसके एग्जाम्पल्स हैं एंडेमियन, हाइपेरियन, लामिया, जो कि ग्रीक लीजेंड्स पे बेस्ड है, और इनका ओड भी तो है, ओटो ग्रेसियन अर्न। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज एन एपिक पोएम। किड्स का एक वर्क है द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये एपिक पोएम है। हाइपेरियन तो इनका पोएम है ही, हाइपेरियन के साथ एक और वर्क है द फॉल ऑफ हाइपेरियन। The Fall of Hyperion is an epic poem and sequel to Hyperion known as The Fall of Hyperion, a Dream. The Fall of Hyperion क्या है, एक epic poem है, Hyperion का sequel है, और इसका पूरा टाइटल है The Fall of Hyperion, a Dream. There is an inspiration of Virgil's Aeneid, Milton's Paradise Lost, and Dante's Divine Comedy behind this epic poem. द फॉल ऑफ हाइपेरियन के पीछे जो इंस्पायरेशन मिला है किड्स को, कहाँ से मिला है, तो वर्जिल के एनिड से मिला है, मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट से मिला है, दांते के डिवाइन कॉमेडी से मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब किड्स ने द फॉल ऑफ हाइपेरियन लिखा तो कहाँ से ये इंस्पायर्ड होके लिखे, तो वर्जिल के एनिड से, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से, और दांते के डिवाइन कॉमेडी से। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 सीन्स बिफोर इट्स फाइनल फ्रेगमेंटेशन। तो फाइनल एंडिंग होने से पहले ये जो पोएम है 3 सीन्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो फाइनल एंडिंग है उसके पहले जो टोटल पोएम है वो 3 सीन में डिवाइड होता है। तो आप लोगों ने देखा द फॉल ऑफ हाइपेरियन क्या एपिक पोएम है, और हाइपेरियन का सिक्वल है, इसका कंप्लीट टाइटल है द फॉल ऑफ हाइपेरियन, अ ड्रीम, और इसके पीछे जो मोटिवेशन इनको मिला था वर्जिल के एनिड से, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से, और दांते के डिवाइन कॉमेडी से। ये सभी एपिक वर्क है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच फीचर्स आर रिलेटेड टू किड्स टू ऑटम। तो किड्स का जो ओड है टू ऑटम, इससे रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स हैं तो देख लेते हैं। ऑटम इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम, किड्स ने ऑटम को पर्सोनिफाइड किया है इस पोएम में। इट इज अ सेंसुअस पोएम, ऑटम जो है वो एक सेंसुअस पोएम की कैटेगरी में आता है। इट इज रिटेन इन 3 स्टेंजा स्ट्रक्चर ईच ऑफ 11 लाइन्स, टोटल जो है 3 स्टेंजा स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, यानी कि टोटल टू ऑटम जो है 3 स्टेंजा है उसमें, और पर स्टेंजा में कितने लाइन से, 11 लाइन से, याद रखेंगे। तो 11 इंटू 3 करके 33 टोटल लाइंस आपको मिलेंगी O2 ऑटम में। तो देख लिया आप लोगों ने इसके क्या क्या फीचर से पर्सोनिफाइड कर दिया है ऑटम को। सेंसुअस पोएम में 3 स्टेंजा में ये लिखा हुआ है, 11 लाइन के सारे स्टेंजा हैं, मीन्स हर स्टेंजा 11 लाइन का है, तो इस तरह से 3 इंटू 11 दैट इज 33 लाइन्स हो गए। टू ऑटम वन ऑफ द परफेक्ट पोएम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। किड्स के टू ऑटम को माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो परफेक्ट पोएम्स है उसमें से एक किड्स का O2 ऑटम भी है। क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसने इस टर्म को कॉइन किया है, तो दैट इज ओनली जॉन किड्स। तो ये जॉन किड्स हैं जिन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को कॉइन किया है। किड्स रोट टू हिज ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस। Negative capability is when man is capable of being in uncertainties, mistrust, doubts without without any irritable reaching after fact and reason. किड्स ने अपने ब्रदर जॉर्ज और टॉमस को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताया है, डिफाइन किया निगेटिव कैपेबिलिटी को, और कहा है कि जब कोई कैपेबल हो, अनसर्टेनिटीज की कंडीशन में हो, मिस्ट्रीज की कंडीशन में हो, डाउट की कंडीशन में हो, लेकिन वो
फैक्ट की तरफ न पहुंचे, कोई भी मतलब उसके दिमाग में कोई फैक्ट और रीजन ना हो। मीन्स सपोज दैट अ राइटर इज राइटिंग अ वर्क and the writer is quite details from the personal things. Personal things means personal knowledge, personal facts, personal reason, कि वो कितना मतलब लॉजिकल उसका माइंड है, वो अपनी लॉजिकल माइंड को अलग रखकर और वो अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज और डाउट की कंडीशन में होकर वो वर्क को राइट करता है, तो दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। मीन्स जैसे शेक्सपियर नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उनको कहा जाता है कि उन्होंने जो भी वर्क लिखे हैं उन्होंने उसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज किया है। कैसे? बिकॉज शेक्सपियर नेवर इन्वॉल्व in any kind of fact and reason when he was writing his work। तो शेक्सपियर जब कभी कोई भी वर्क लिखते थे वो कभी किसी तरह के फैक्ट में नहीं जाते थे, रीजन में नहीं जाते थे, वो नेचुरली उस वर्क को लिखते थे। वो खुद उस वर्क में जो भी अनसर्टेनिटीज होते थे, मिस्ट्रीज होते थे, डाउट्स होते थे, उसके पार्ट बन जाते थे। तो दिस इज नेगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू जॉन केट्स। Keats regarded Shakespeare as the prime example of negative capability, contrast with Milton and the Wordsworthian or egotistical sublime। तो किट्स कहते थे जो शेक्सपियर हैं वो निगेटिव कैपेबिलिटी के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। मिल्टन और वर्ड्सवर्थ का वो कंपेयर करते थे और कहते थे कि जहां मिल्टन और वर्ड्सवर्थ चाहे जो इगोटिस्टिकल सबलाइम वाले जो लोग हैं या जो वर्ड्सवर्थ के फॉलो करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या है, वो फैक्ट और रीजन की तरफ भागते हैं, तो इस वजह से उनके वर्क में निगेटिव कैपेबिलिटी नहीं देखने को मिलता है। बट इट वाज शेक्सपियर जो निगेटिव कैपेबिलिटी के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि उन्होंने कभी फैक्ट और रीजन की तरफ वो भागे नहीं, अपना वर्क जो लिखते थे। बिकॉज फैक्ट और रीजन के पीछे भागना होता शेक्सपियर को, तो मैकबेथ में उन्होंने थ्री विचेज के बारे में क्यों जिक्र करते? बिकॉज वी बेटर नो दैट देयर इज नो विचेज एंड घोस्ट इन दिस वर्ल्ड। बट शेक्सपियर फैक्ट और रीजन के पीछे नहीं भागते थे, बहुत नेचुरल वे में अपनी प्लेस को लिखा करते थे। तो दिस इज द रीजन व्हाई किड्स कॉल्ड हिम प्राइम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो अच्छे से याद रखेंगे नेगेटिव कैपेबिलिटी, इससे रिलेटेड किसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने कॉइन किया, तो जॉन किट्स ने। इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, किसको इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, तो सभी आप लोग याद रखेंगे फैक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 7 इन किड्स लामिया, लामिया इज। किड्स का फेमस पोएम है लामिया। लामिया में जो कैरेक्टर लामिया है वो कौन है? शी इज एन एन्चेंट्रेस, हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक। तो लामिया में जो लामिया है वो एक एन्चेंट्रेस है, जो कि आधा उसकी जो हाफ बॉडी क्या है वुमेन की है और हाफ बॉडी क्या है स्नेक की है। अब इसके पीछे ग्रीक मैथोलॉजी देख लीजिए। ग्रीक मैथोलॉजी आ ही गया क्योंकि किड्स को हम जानते हैं हेलेनिस्ट है, ग्रीक है, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी को बहुत इन्होंने यूज किया, तो यहाँ पे लामिया में भी ग्रीक मैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, देख लेंगे। According to Greek mythology, the Lamia was a monster in the form of a woman, half snake, who ate children because her own children had been stolen away। तो ग्रीक मैथोलॉजी में क्या है, लामिया एक मॉन्स्टर है और उसका जो हाफ बॉडी है वुमेन का है और हाफ स्नेक की बॉडी है। वो क्या करती है, बच्चों को खा जाती है। क्यों बच्चों को खाती है? क्योंकि उसके खुद के बच्चे जो थे चुरा लिए गए थे, इसीलिए वो लोगों के बच्चों को पाती थी तो उन्हें खा जाती थी, इस गुस्से में कि क्यों उसके बच्चे किसी ने चुरा लिए। तो ऐसा ग्रीक मैथोलॉजी है लामिया को लेकर। अब किड्स के पोएम में लामिया को देख लेते हैं कि लामिया एक इंचेंट्रेस है, एक लायर है, झूठ है मतलब है, और एंड एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू अफेयर्स ऑफ द हार्ट। तो किड्स ने लामिया को सिंबलाइज किया है, इंचेंट्रेस के रूप में प्रेजेंट किया है, झूठी वुमेन के रूप में प्रेजेंट किया है, एक लायर के रूप में प्रेजेंट किया है, और साथ में जब हार्ट की बात आए, मतलब हार्ट की बात आए, तो शी इज वेरी एक्सपर्ट इन दिस मैटर, मीन्स वो झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। तो किड्स ने यहाँ पे लामिया को सिंबलाइज करते हुए एक
वुमेन को प्रेजेंट किया है, द वुमेन हु डिसीव्ड अ मैन और हु चीट अ मैन। तो इस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है लामिया को। तो याद रखेंगे लामिया कौन है किड्स के पोएम में? इंसेंट्रेस है, हाफ वुमेन हाफ स्नेक है। और ग्रीक मैथोलॉजी में लामिया कौन है? मास्टर है, जिसके बच्चों को चुरा लिया गया तो इसकी वजह से वो दूसरे के बच्चों को क्या करती है? खाती थी। और इसमें भी वो हाफ वुमेन और हाफ स्नेक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फर्स्ट पोएम ऑफ किड्स? इट्स सॉलिट्यूड। तो किड्स की फर्स्ट पोएम सॉलिट्यूड माना जाता है। इट्स अ सोनेट। द पोएम अपीयर्ड इन द एग्जामिनर in May 1816 by Leigh Hunt, a close friend of Lord Byron and Shelley। देखिए किड्स लीग हंट के पास पहुंचते हैं अपना पोएम ओ सॉलिट्यूड लेकर कि भाई आप पब्लिश करा दो, क्योंकि ये पब्लिश करते थे बहुत सारे लोगों के वर्क को लीग हंट। तो इसीलिए किड्स इनके पास पहुंचते हैं। तो वैसे तो शुरू में ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, बट बिकॉज ऑफ किड्स ही टुक इंटरेस्ट एंड उन्होंने मई 1816 में अपने जो उस समय की फेमस मैगजीन थी द एग्जामिनर उसमें पब्लिश कराया। और लीग हंट जो है वो लॉर्ड बायरन और सेली के अच्छे फ्रेंड भी थे। क्वेश्चन नंबर 9, पोर्फायरो एंड मैडलिन आर लवर्स इन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। बहुत खूबसूरत सी पोएम है जॉन किड्स की। इसमें 2 कैरेक्टर्स थे, पोर्फायरो एंड मैडलिन। बोथ आर लवर्स बट बोथ बिलोंग्स टू एनिमीज फैमिली। The Eve of St. Agnes is a romantic narrative poem of 42 Spenserian stanzas set in the Middle Ages। देखिए ये जो पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस रोमांटिक नैरेटिव पोएम है। टोटल 42 स्टेंजा है इस पोएम में। और कौन सा स्टेंजा है? स्पेंसरियन स्टेंजा है। मिडिल एज में इसकी सेटिंग होती है। रिटेन है 1819 में और पब्लिश्ड है 1820 में। तो याद रखेंगे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस रोमांटिक नैरेटिव पोएम है। टोटल 42 स्पेंसरियन स्टेंजा की पोएम है। मिडिल एज में इसको सेट किया गया, इस पोएम की सेटिंग है। और रिटेन है ये कब लिखा गया? 1819 में और पब्लिश्ड हुआ 1820 में। On a bitterly chill night, an ancient beadsman performs his penances in the chapel next to the castle of Madeline। तो स्टोरी शुरू होती है मैडलिन का कौशल होता है, जो कैरेक्टर मैडलिन है उसका काशिल है। और उसकी कासिल के सामने एक बेट्समैन क्या कर रहे हैं? चैपल में वो अपना जो है पिनेंस परफॉर्म कर रहे थे। तभी पोर्फायरो अ यंग नोबलमैन creeps into the castle of his enemies to catch a glimpse of his love Madeline। पोर्फायरो वहां पर एंट्री होती है, वो धीरे से एंट्री करता है। और एज पोर्फायरो एंड मैडलिन दोनों की फैमिली एक दूसरे के एनिमीज है, तो धीरे से उस एनिमी क्वाशल में क्या करता है? एंट्री करता है जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिज लव दैट इज मैडलिन। वेयर मैडलिन वाज व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज परफॉर्मिंग द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। और इस परफॉर्मेंस में क्या होता है कि इफ अ मेड मीन्स अ बैचलर गर्ल goes to bed without eating and try to have a dream of her love, then she can do it। तो इसमें क्या होता है कि मैडलिन क्या करती है कि वो ईव को परफॉर्म कर रही होती है, सेंट एग्नेस के ईव को। और उसमें क्या होता है कि एक बैचलर गर्ल को बिना खाना खाए बिना किसी चीज के उसे बिस्तर पे जाना होता है। एंड व्हेन शी वाज स्लीपिंग, और जब वो सो रही होती है तो उसे ऐसा माना जाता है कि एट दैट कंडीशन में वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को अपने ड्रीम्स में देख सकती है। तो सेम मैडलिन वाज डूइंग, और एज शी वाज डूइंग शी saw पोर्फायरो नॉट इन ड्रीम्स बट इन रियल। एंड फिर उसके बाद क्या होता है? बोथ go away from that castle without noticing anyone। So this is the story behind the Eve of Saint Agnes। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स टॉमस्टोन रेड्स। किड्स के टॉम में कब्र में लिखा है द लाइन्स, खूबसूरत सी लाइन्स है ये, लाइन है ये। Here lies one whose name was read in water। तो यहाँ पे एक लोग हैं जिसका नाम वाटर में लिखा हुआ है। खूबसूरत लाइन है ये।
याद रखेंगे जॉन किट्स के टॉम पे लिखा हुआ ये लाइन है, तो अक्सर ये लाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके कब्र में ये लाइन लिखा है या जॉन किट्स की कब्र में कौन सी लाइन लिखी है। तो याद रखेंगे Here lies one whose name was read in water. किड्स की डेथ ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से हो जाती है 25 की एज में, रोम इटली में। ये चले जाते इंग्लैंड से रोम, शायद अपनी मतलब हेल्थ को लेकर इश्यू होती है, तो इनको एडवाइस मिलती है कि भाई आप रोम चले जाओ, शायद वहां पे आपके हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट मिले। बट होता ऐसा नहीं है, उनकी हेल्थ जो है डे बाय डे डिक्रीज होती चली जाती है और इस तरह से वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। वहीं पे इनका कब्र भी बन गया है जहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करें, शेयर जरूर कर दें, सॉरी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।